रिलेटिव सॉर्ट एरे। इस प्रॉब्लम में हमें दो एरे दिए हुए हैं, एरे वन और एरे टू। एरे वन में डुप्लीकेट एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, लेकिन एरे टू में सारे के सारे यूनिक एलिमेंट है। हमें एरे वन के एलिमेंट्स को सॉर्ट करना है, लेकिन किस तरह से सॉर्ट करना है? इस तरह से कि जो ऑर्डर में एलिमेंट्स एरे टू में आ रहे हैं, उसी ऑर्डर में एरे वन के एलिमेंट्स भी आए। और जो एलिमेंट्स बच जाए, जैसे कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे ये 19 है, ये एरे वन में आ रहा है लेकिन एरे टू में आ ही नहीं रहा। ऐसे एलिमेंट्स को हमें एरे के लास्ट में प्लेस करना है। किस ऑर्डर में? प्रॉपर सॉर्टेड असेंडिंग ऑर्डर में। हमें एरे वन के एलिमेंट्स को नॉर्मली तो एरे टू में जिस ऑर्डर में आ रहे हैं, जैसे टू आ रहा है, फिर वन, फोर, थ्री, नाइन, सिक्स, इसी ऑर्डर में हमारे एलिमेंट्स आने चाहिए। जैसे आउटपुट में क्या होगा? टू, फिर वन, फिर फोर, फिर थ्री, फिर नाइन, फिर सिक्स। हमारे एरे टू का जो ऑर्डर था, उसी ऑर्डर में एलिमेंट्स। लेकिन सेवन और नाइन टू, ये तो हमारे एरे टू में है ही नहीं। तो इनका क्या करें? इन एलिमेंट्स को लास्ट में प्लेस करना है। किस ऑर्डर में? असेंडिंग ऑर्डर में। अगर हम ब्रूट फोर्स अप्रोच की बात करें तो हम क्या कर सकते हैं? हमें एरे टू का ऑर्डर चाहिए, हमें ये ऑर्डर चाहिए। तो हम एरे टू का फर्स्ट एलिमेंट पिक करें। ये देख ले कि एरे वन में कहाँ कहाँ पर आ रहा है। थ्री टाइम्स आ रहा है, तो हम आंसर में इसको स्टोर कर लें। फिर हम एरे टू में नेक्स्ट एलिमेंट पर जाएं। ये कितनी बार आ रहा है? वन टाइम आ रहा है, इसको स्टोर कर लें। फिर फोर कितने टाइम आ रहा है? वन टाइम आ रहा है, इसको स्टोर कर लें। थ्री कितने टाइम आ रहा है? यहाँ और यहाँ, इसको स्टोर कर लें। फिर नाइन देखें, नाइन वन टाइम आएगा, नाइन को स्टोर कर लें। फिर सिक्स देखें, सिक्स वन टाइम आ रहा है, सिक्स को स्टोर कर लें। हमारा एरे टू खत्म हो गया। यानी कि जो जो एलिमेंट्स एरे वन में आ रहे थे, वो तो हमारे रिक्वायर्ड ऑर्डर में आ गए। अब बचे कौन कौन से एलिमेंट? सेवन और नाइनटीन। उनको हम असेंडिंग ऑर्डर में स्टोर कर दें। तो हमने क्या किया ब्रूट फोर्स अप्रोच में? एरे टू के एलिमेंट्स के ऑर्डर में लूप लगाया। फिर हर एक एलिमेंट के लिए हमारे एरे पर लूप लगाकर देखा। हमारा एलिमेंट जितनी बार आ रहा था, उतनी बार अपने आंसर में स्टोर कर लिया। और फिर बचे हुए एलिमेंट्स को एक जगह पर स्टोर करके उनको सॉर्ट कर दिया। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारे कौन कौन से एलिमेंट्स बच गए? तो जब हम ट्रैवर्स करते हुए अपने आंसर में एलिमेंट को स्टोर करे होंगे, हम इनको किसी स्पेशल वैल्यू से मार्क कर दें। स्पेशल वैल्यू क्या हो सकती है? माइनस वन हो सकती है, कोई भी ऐसे वैल्यू जो हमारे एरे वन की रेंज के बाहर हो। माइनस वन हो गया, कोई पर्टिकुलर करेक्टर हो गया, किसी भी स्पेशल वैल्यू से मार्क कर दे। फिर लास्ट में हमारे बचे हुए एलिमेंट्स कौन से होंगे? एक लूप लगा पता कर लेंगे। जो भी एलिमेंट्स उस स्पेशल वैल्यू के अलावा होंगे, वो हमारे रिमेनिंग एलिमेंट्स हो जाएंगे, जिनको हम सॉर्ट करके अपने आंसर में स्टोर कर लेंगे। अब इस ब्रूट फोर्स अप्रोच में देखो, हम हर एक एलिमेंट के लिए पूरे एरे पर लूप लगा रहे थे। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारा एलिमेंट कितनी बार आ रहा है। अगर हम पहले से ही ये इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रख लें कि हमारा एलिमेंट आ रहा है या नहीं आ रहा, और वो कितनी बार आ रहा है, जैसे टू हमारा थ्री टाइम्स आ रहा है, थ्री हमारा टू टाइम्स आ रहा है, इससे हमारा क्या होगा? जब भी हमें पता करना है कि ये एलिमेंट हमें कितनी बार अपने आंसर में स्टोर करना है, सिंपली हम इस डेटा स्ट्रक्चर से देख ले वो कितनी बार आ रहा है, जितनी बार आ रहा है उतनी बार अपने आंसर में स्टोर कर लें। और ये हमारा क्या होगा? काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी मैप हो गया। टू हमारी की हो गई और काउंट हमारा उसकी वैल्यू हो गई। हम एक फ्रीक्वेंसी मैप बना लें, किसका? अपने एरे वन के एलिमेंट्स का। इसके बाद हमारी सेम अप्रोच क्या रह जाएगी? हम वन बाय वन इस एलिमेंट को पिक करें। एरे में देख ले कितनी बार आ रहा है, थ्री टाइम्स आ रहा है, तो थ्री टाइम स्टोर कर दे। फिर वन देखे, वन कितनी बार आ रहा है, वन टाइम आ रहा है, वन बार स्टोर कर दे। फोर देखे, फोर वन टाइम आ रहा है, फोर स्टोर कर दे। इस तरह से हर एक एलिमेंट को हम मैप में देख ले कि कितनी बार आ रहा है, और उतनी बार अपने आंसर में स्टोर कर दे। लेकिन अब हम क्योंकि पूरे एरे पर ट्रेवर्स नहीं कर रहे, तो हम इन एलिमेंट्स को मार्क नहीं कर पाएंगे। एरे वन के एलिमेंट्स को मार्क नहीं कर पाएंगे। तो हम रिमेनिंग एलिमेंट्स कैसे फाइंड आउट करें? अगेन हम क्या कर सकते हैं? वन बाय वन एरे वन के एलिमेंट को ले और देखें वो एरे टू में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो जो जो एलिमेंट्स नहीं आ रहे होंगे, वो हम एक वेक्टर में अलग से स्टोर कर लें। और इस काम को हम एफिशिएंटली कैसे कर सकते हैं? अगर हम एरे टू के एलिमेंट्स को एक सेट या फिर मैप में इंसर्ट कर दें कि हमारे ये एलिमेंट्स आ रहे हैं, सेट में कर दें या फिर मैप में कर दें, किसी में भी कर दें, तो हम इजीली सर्च कर सकते हैं कि हमारा एलिमेंट एरे टू में आ रहा है या नहीं आ रहा, और इजीली हमारे रिमेनिंग एलिमेंट्स को निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? हम एरे टू का भी एक मैप बना लेंगे। हमने एरे टू का मैप बना लिया, एरे वन का मैप बना लिया। इस मैप को बनाते हुए, क्योंकि अब हम एरे टू का भी मैप बना चुके हैं, हम ये भी स्टोर कर सकते हैं कि हमारे रिमेनिंग एलिमेंट्स कौन से होंगे। जैसे हमने एरे टू का मैप बना रखा है, मैं टू पर आया, टू मेरा इसमें आ रहा है, तो मैं इसकी फ्रीक्वेंसी को वन कर दूंगा। थ्री पर आया, थ्री भी आ रहा है, तो मैं इसकी फ्रीक्वेंसी को वन कर दूंगा। वन पर आया, वन भी आ रहा है, वन की फ्रीक्वेंसी वन हो गई। फिर मैं थ्री आ रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी टू हो गई। टू आ रहा है, टू की फ्रीक्वेंसी टू हो गई। फोर आ रहा है, फोर की फ्रीक्वेंसी वन हो गई। सिक्स आ रहा है, सिक्स की फ्रीक्वेंसी वन हो गई। सेवन, सेवन मेरा एरे टू इसमें नहीं आ रहा,
यानी कि ये मेरा प्रेजेंट नहीं है, ये मेरा रिमेनिंग एलिमेंट है, तो इसको मैं अलग से एक वेक्टर में स्टोर कर लूंगा। 7 मेरा रिमेनिंग एलिमेंट। फिर 9 पर आया, 9 मेरा इसमें आ रहा है, तो 9 की फ्रीक्वेंसी को स्टोर कर लूंगा। 2 पर आया, 2 मेरा इसमें आ रहा है, तो 2 की फ्रीक्वेंसी को अपडेट कर दूंगा। 19, 19 अगेन मेरा एरे 2 में नहीं आ रहा, तो मैं 19 को भी सेपरेट वेक्टर में स्टोर कर दूंगा। तो इस तरह से मेरे पास हर एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी आ गई, वे एलिमेंट जो जो मेरे एरे 2 में आ रहे थे, और रिमेनिंग एलिमेंट्स भी आ गए। रिमेनिंग एलिमेंट्स तो मैं क्या करूंगा, सॉर्ट कर दूंगा, और जब भी मेरा आउटपुट के एंड में इनको इंसर्ट करना होगा, मैं इंसर्ट कर दूंगा। मेरे आउटपुट के स्टार्टिंग में क्या आएंगे, यही एलिमेंट्स किस ऑर्डर में, एरे 2 के ऑर्डर में। तो अगेन मैं एरे 2 पर एक लूप लगाऊंगा, देखूंगा 2, 2 कितनी टाइम आ रहा है, 3 टाइम आ रहा है, इसको अपने आंसर में 3 टाइम स्टोर कर लूंगा। 1, 1 कितने टाइम आ रहा है, 1 टाइम आ रहा है, 1 टाइम स्टोर कर लूंगा। 4 कितने टाइम आ रहा है, 1 टाइम। 3 कितने टाइम आ रहा है, 2 टाइम। 9, 1 टाइम। 6, 1 टाइम। मेरा एरे 2 जो आने थे वो तो आ गए। इसके बाद बस मुझे रिमेनिंग एलिमेंट्स को स्टोर करना है, तो मैं इनका सॉर्टेड ऑर्डर यहाँ पर स्टोर कर लूंगा। तो हमने क्या किया, हमने एरे 2 का मैप बनाया, फिर हमें एरे 1 का मैप बनाना था, और रिमेनिंग एलिमेंट को सेपरेट करना था। हमने सिंपली एक लूप लगाया, और अपने एरे 2 इस मैप की हेल्प से अपनी फ्रीक्वेंसी भी बना ली, और एलिमेंट्स को सेपरेट भी कर दिया। सेपरेट एलिमेंट्स को तो हमने सॉर्ट कर दिया। फिर हमें रिक्वायर्ड ऑर्डर, किस ऑर्डर में, एरे 2 के ऑर्डर में अपने एलिमेंट्स को स्टोर करना था। तो अगेन हमने एरे 2 के एलिमेंट्स पर एक लूप लगाया, और जो एलिमेंट जितनी बार आ रहा था, उतनी बार हम अपने आउटपुट में स्टोर करते चले गए, और लास्ट में हमारे रिमेनिंग एलिमेंट्स को पुश कर दिया। तो ये हमारी अप्रोच रहेगी। सबसे पहले हमने एरे 2 के एलिमेंट्स को एक मैप में स्टोर कर लिया। हम चाहें तो यहाँ पर सेट का भी यूज कर सकते थे, क्योंकि हमें बस पता करना है कि हमारा एलिमेंट एरे 2 में आ रहा है या नहीं आ रहा। हमने यहाँ पर मैप का ही यूज कर लिया। फिर उसके बाद हमें हमारे एरे 1 इसके एलिमेंट्स को सेपरेट करना था, कि जो एलिमेंट्स एरे 2 में आ रहे हैं उनकी तो फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लो, और जो नहीं आ रहे उनको एक वेक्टर में स्टोर कर लो। हमने फ्रीक्वेंसी स्टोर के लिए एक मैप बनाया, और रिमेनिंग एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए एक वेक्टर ले लिया। हमने हमारे एरे पर लूप लगाया। अगर वो एलिमेंट एरे 2 में आ रहा है, तब तो क्या करो, उसकी फ्रीक्वेंसी को अपडेट कर दो, और नहीं आ रहा तो अपने रिमेनिंग वेक्टर में स्टोर कर लो। अब हमारे पास एलिमेंट सेपरेट होकर आ गए। फिर हमें क्या करना था, जो हमारे रिमेनिंग एलिमेंट्स थे उनको तो सॉर्ट करना था, और जो हमारे MP1 में एलिमेंट्स आए होंगे, उनको हमें एरे 2 के ऑर्डर में आंसर में स्टोर करना था। तो हमने एरे 2 पर लूप लगाया, वो एलिमेंट जितनी भी टाइम्स आ रहा था, उतनी टाइम्स अपने आंसर में स्टोर कर लिया। इस लूप से हमारे पास जो जो एलिमेंट्स एरे 2 में आ रहे थे, वो सारे हमारे आंसर में आ गए। अब हमारे रिमेनिंग एलिमेंट्स बचे, तो हमने रिमेनिंग सारे पर लूप लगाया, और वन बाय वन अपने आंसर में पुट करते गए। तो हमारा रिक्वायर्ड एरे बन जाएगा, जिसको हम रिटर्न कर देंगे। हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, एक बार हमने एरे 2 पर लूप लगाया, हम मान लेते हैं एरे 2 का साइज है m, और एरे 1 का साइज है n। तो हमने एक बार एरे 2 के लिए मैप बनाया, वहां से ऑफ mi। फिर उसके बाद हमने एरे 1 पर एक लूप लगाया, वहां से ऑफ ni। फिर हमने रिमेनिंग एलिमेंट्स को सॉर्ट किया। वर्स्ट केस में हमारे n एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो हमारे यहाँ से n log ऑफ ni। फिर अगेन हमने हमारे एरे 2 पर लूप लगाया, और उसके अंदर ये वाला लूप कंबाइंड n टाइम्स चलेगा, क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी एटमोस्ट n होगी, तो कंबाइंड n टाइम्स चलेगा। यानी यहाँ से अगेन हमारी m प्लस n इतनी आई। और फिर हमने रिमेनिंग एलिमेंट्स के लिए लूप लगाया, यहाँ से भी वर्स्ट केस में n आएगी। तो ओवरऑल हम देखें तो कितनी आ रही है, m प्लस m, यानी कि 2 टाइम्स m, प्लस में n, एक n, 3 टाइम्स n, प्लस n log ऑफ n। n और n log ऑफ n में तो हमारी n log ऑफ n ये डोमिनेट करेगी, और बाकी ये हमारा 2 कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं कि हमारी m प्लस n log ऑफ n इतनी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। और हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी किसके लिए रहेगी, हमने दो मैप का यूज किया है, तो हमारी m प्लस n इतनी हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। थैंक यू गाइस।